नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बिहार में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी है। सूबे में वज्रपात से अब तक 88 लोगों की मौत हो चुकी है। हर तरफ मातम पसरा है। राज्य सरकार ने परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आसमान से गिरी मौत की बिजली, वज्रपात से 87 से ज्यादा मौत, 23 जिलों में टूटा आसमानी कहर। बिहार में कुदरत का सबसे बड़ा कहर टूटा है। आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली ने 87 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। हर तरफ मातम पसरा है। सूबे के 23 जिले आसमानी कहर की चपेट में आए हैं। आकाशीय बिजली ने सबसे ज्यादा गोपालगंज में कहर उठाया है, जहां 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मधुबनी में आकाशीय बिजली एक दंपति पर गिरी और दोनों की मौत हो गई। घटना पोलपरास थाना इलाके के बेलहा गांव की है। घटना के समय दोनों खेत में काम कर रहे थे। जिले में वज्रपात ने 8 लोगों की जान ले ली। नवादा में भी वज्रपात ने कहर बरपाया है। जिले में 8 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। वारसलीगंज में नदी से मिट्टी लाने के दौरान बिजली गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं मुफस्सिल थाना इलाके में 2 अलग अलग गांव में बिजली गिरने से मौके पर ही 2 महिलाओं की मौत हो गई। दरभंगा में आसमान से बिजली मौत बनकर बरसी। बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बिरौल में खेत में धान की रोपनी के दौरान बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई, तो हिचौल गांव में 2 लोग आसमानी बिजली का निशाना बन गए। पूर्णिया में आसमानी बिजली ने कहर बरपाया। यहाँ भी 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। सिमलबाड़ी गांव में गाय चराने गए 2 लड़कों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सौठा और भमरा लागन गांव में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में आसमानी बिजली से 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें 1 बच्ची भी शामिल है। वहीं 2 अन्य लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के नानू बिघा और सिन्हाड़ी गांव की है। सीवान में भी वज्रपात ने कहर बरपाया है। सीवान के विभिन्न प्रखंडों में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर है। बढ़िया प्रखंड में 2, हुसैनगंज सीवान और हसनपुर में 1-1 मौत की खबर है। भागलपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग झुलस गए। नारायणपुर में 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, तो नौगछिया में भी 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। समस्तीपुर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। बिथान थाना इलाके की महिला की मौत हो गई। वहीं दुर्लक पंचायत में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बांका में ठनका गिरने से 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि पूर्वी चंपारण में भी 5 लोगों की जान चली गई। खगड़िया में भी 3, मोतिहारी में 2, बेतिया में 2 और जहानाबाद में 2 व्यक्ति की जान चली गई है। बिहार में वज्रपात से इतनी बड़ी संख्या में मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है। मृतक के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कुदरत के कहर पर गहरी संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में विपदा ऐसी आई कि हर कोई दहशत में है। वज्रपात और भारी बारिश ने जिंदगी को तबाह कर दिया। आपदा के बीच पूरे बिहार में सिस्टम की पोल खुल रही है। बिहार में वज्रपात और लगातार हो रही भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। आंधी तूफान और लगातार बारिश से लोग दहशत में हैं। वहीं इस आपदा के बाद सिस्टम की पोल भी खुल रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भारी बारिश के बाद इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। वज्रपात से झुलसे लोगों की परेशानी और बढ़ गई, जब अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर था, वो भी अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहा था। अभी इलाज शुरू होता उसके पहले ही बिजली चली गई। ऊपर से जनरेटर का भी इंतजाम नहीं था। भागलपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान पुलिस की एक जीप भोलानाथ पुल के पास जमे पानी में फंस गई और उसके बाद गाड़ी
स्टार्ट नहीं हुई। बाद में पुलिस की दूसरी गाड़ी आकर उसे रस्सी के सहारे खींचते हुए बाहर निकाली। इस दौरान खराब गाड़ी में ही पुलिस के अधिकारी और महिला जवान बैठे रहे। वहीं किशनगंज रेलवे विभाग के ड्रेनेज सिस्टम फेल होने के बाद पूरा रेलवे कॉलोनी जलमग्न हो गया। ट्रैक पर कई घंटे पानी लगा रहा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही में परेशानी हुई। मधुबनी में बारिश में हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। जयनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर सिस्टम की लापरवाही की वजह से सरकारी अनाज बारिश में भीगकर बर्बाद हो गया। अनाज अनलोड करने के बाद एफसीआई के गोदाम भेजा जाना था। अररिया के फारबिसगंज में लगातार मूसलाधार बारिश से शहर में झील जैसा नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद फारबिसगंज नगर परिषद की तैयारियों की पोल खुल गई। बेतिया में भारी बारिश से शहर में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। शहर का मुख्य पथ झील में तब्दील हो चुका है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारी बारिश के बाद सूबे के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें ये तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि हमारा सिस्टम कितना लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के देवरा असली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 4 घरों में बारिश के बीच अचानक आग लग गई। पानी बरसते हुए आग लग जाने की घटना से लोग हैरान और परेशान हो गए। दरअसल ये आग वज्रपात की वजह से लगी थी। गांव के रामप्रीत सैनी के घर पर पहले बिजली गिरी। बिजली इतनी ताकतवर थी कि आवाज से आसपास के लोग थर्रा गए। इसके बाद अचानक घर में आग जलने लगी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, तीनों घरों में आग फैल गई। घर का पूरा सामान जल गया। और वहीं बिहार के 1 दर्जन जिलों में आसमानी कहर के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार और नेपाल से सटे जिलों में खासतौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश से व्यापक नुकसान की आशंका जताई गई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन को हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। और बिहार में आसमानी कहर और बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बिहार में बिजली गिरने से लोगों की मौत पर संवेदना जताई है। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। भगवान उनके प्रियजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ित परिवारों से मदद की अपील की है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली गिरने से अब तक 88 लोगों की मौत हो गई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में बिजली गिरने से 88 लोगों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ संवेदना जताई है। बिजली गिरी, 83 से ज्यादा लोगों का देहांत हुआ है। उन सब परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा बिहार उन परिवार के साथ खड़ा है। बिहार सरकार ने भी 4 लाख का मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन पहली बार हुआ है कि बिहार के 23 जिले में बिजली गिरी और इतनी बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। ये बहुत सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी हां, ये नारा आज से 45 साल पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के विरोध में लगाया था।
आज उसी आपातकाल के 45 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जेपी का सपना अधूरा ही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. आज से ठीक 45 साल पहले 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुआ था। ये तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है। लोकतंत्र के इस काले अध्याय की गूंज आज भी सियासत में है। इंदिरा गांधी ने जैसे ही देश में इमरजेंसी लागू की, जेपी का विरोध और तेज हो गया। नतीजा, इंदिरा गांधी को देश से आपातकाल हटाना पड़ा। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। दरअसल इस आंदोलन के दौरान जेपी ने देश को एक अलग राह दिखाई थी, लेकिन आज वो राह कहीं अंधेरे में गुम हो चुका है। लेकिन एक मकसद तो पूरा हुआ कि कांग्रेस के बारे में जो एक धारणा थी कि उसका जो जड़ है वो पाताल में है, उसको उखाड़ करके फेंक दिया। लोगों के मन में ये आत्मविश्वास बना कि नहीं साहब, कांग्रेस को भी हराया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस जो है जनता के अंदर पैदा हुआ। वैसे तो इंदिरा गांधी के विरोध की शुरुआत गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में ही हो गई थी, लेकिन अंत में इस छात्र आंदोलन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसने सीधे केंद्र में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार को निशाने पर ले लिया था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने देश की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। जेपी के सपने को लेकर मौजूदा दौर में भी सियासत जारी है। कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। और जो लोग अपने आप को जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं, आज जो लोग कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। जिस तरह कांग्रेस के लोगों ने एक तरह से इस देश में छात्रों पर, नौजवानों पर दमन करने का प्रयास किया था, उससे जो क्रांति हुई जेपी के नेतृत्व में, उसके बाद पूरे देश में आपने बदलाव देखा होगा। परिवर्तन के लड़ाई के अपने आप को सब सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, बिहार बने, तो भ्रष्टाचार युक्त खुद बन गए, भ्रष्टाचार मुक्त तो बिहार नहीं बना पाए। वो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा, रोजगार दिया जाएगा। आज उनके चेले बिहार के सत्ता में बैठे, दिल्ली में भी बैठे, लेकिन बिहार बदहाल होता गया। जिस आपातकाल को लेकर लालू प्रसाद यादव सियासत के शिखर पर गए, उस आपातकाल को उनके ही बेटे तेजस्वी यादव गुजरे जमाने की बात मानते हैं। क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उससे क्या करना है? आगे का बिहार कैसे चलेगा? अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी? कैसे बेरोजगारी मिटेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? कहां हम जी रहे हैं? इतिहास में रहना है। जेपी को करीब से देखने वाली और मौजूदा समय में उनके समरणालय में सेवा देने वाली सुजाता वर्मा कहती हैं कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो सपना जेपी ने देखा था, वो आज 45 साल बीत जाने के बाद भी अपने लक्ष्य को छू नहीं सका। अपना कुछ हद तक पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी जरूरत है, उस सपने को हम लोग को पूरा करने की आवश्यकता है। और जेपी का जो नारा था संपूर्ण क्रांति, हर क्षेत्र में बदलाव। आपातकाल के खिलाफ देश के भीतर विरोध इतना भयानक था कि केंद्र में बैठी कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण के हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा था और बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। मगर अफसोस, आज जेपी का सपना उनके ही राज्य में दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जेपी ने इस आंदोलन का विरोध किया और उसके बाद यहाँ पटना से लेकर के कहा जाए तो देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो आंदोलन की आग बढ़ी। मजबूती से जो है वो देश की जनता का साथ मिला था, समर्थन मिला था और उसके बाद जो है देश से इमरजेंसी को समाप्त करना पड़ा था। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में भूमाफियाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। गलत कागजात बनाकर विदेशी भूमाफिया और स्थानीय भूमाफिया अधिकारियों की मिली भगत से जमीन को बेचने में लगे हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया में भूमाफियाओं की बुरी नजर पड़ गई है। बोधगया प्रखंड के बकरौर पंचायत में लगभग 200 एकड़ भूमि पर बसे भूमि विहीन परिवारों को बेघर होने का डर सताने लगा है। परवाना में मिले जमीन को भूमाफिया गलत कागजात बनाकर हड़पने में लगे हैं। इस गोरख धंधे में स्थानीय अधिकारियों के मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया की जमीन की मांग ज्यादा है। यही वजह है कि स्थानीय भूमाफिया करोड़ों रुपए में विदेशी भूमाफियाओं को बेच रहे हैं। सीलिंग का जमीन गरीबों के बीच में आज से 15-20 वर्ष पहले वितरण कर दिया गया। उसमें लोग बसल हैं, घर भी बनैले हैं, जोतकोड़ भी रह रहे हैं, लेकिन हम लोग गरीब के मालूम नहीं और कोर्ट में चुपे चुपे केस करके और कह रहा है कि डिग्री है मेरा पुराना खतियानी जमीन है, इस जमीन को छोड़ दो नहीं तो हम घर ढहवा देंगे। ये पूरे बोधगया में सर चल रहा है। यहाँ 20, 25, 30 एकड़ का है। सालों से चले आ रहे इस खेल का खुलासा जिला निबंधन कार्यालय से हुआ है। जिला निबंधन अधिकारी ने एक भूमाफिया पर भी स्थानीय सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया है, जिसमें एक भूमाफिया सहित कंबोडिया मॉनेस्ट्री पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में उनको दोषी टीम द्वारा ये किया गया और वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के आलोक में सिविल लाइन थाने में निबंधन कार्यालय द्वारा FIR दर्ज किया गया। मामला होती है जिनको भी जमीन खरीदना है उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आपको कोई भी ऐसा जमीन खरीदना हो आप डायरेक्ट अंचल अधिकारी से मिलिए और उनके द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उसका जांच कराई जाएगी और उनके द्वारा जब ओके किया जाए तभी आप जमीन खरीदिए। बहरहाल अब देखना होगा कि परवाना की जमीन को स्थानीय जिला प्रशासन भूमाफियाओं से कैसे बचाता है, क्योंकि इन जमीनों पर बसे गरीब परिवारों को लगातार धमकाया जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। जन वितरण प्रणाली दुकानों में राशन उठाव के नाम पर अनाजों की कालाबाजारी आम है। कैमूर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पिछले 10 साल में मृत व्यक्ति के नाम पर राशन उठाया जा रहा है, लेकिन जरूरतमंदों को राशन नहीं मिल रहा है। एक रिपोर्ट। जिनको मिलना चाहिए राशन वे काट रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है कैमूर जिला के रामगढ़ थाना के नोनार पंचायत के ग्रामीणों का। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम कार्यालय में की। DCLR द्वारा मामले की जांच भी की गई, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि मामले की जांच डीएम के निर्देशन में हो। मुर्दे का राशन कार्ड बना है। आज जो 10 साल पहले मर गया, हम गए थे एक दिन एमओ के पास कि हमको नया राशन कार्ड कितना सूची बन के आया दिखाया, तो उसमें सुखदास चमार जो है वर्षों पहले मर चुका है। हम 6 आदमी का बना था, उसमें उसका भी नाम देखे। हमें 2 साल से राशन नहीं मिल रहा है और 10 से 15 लोगों को जो मृतक है उन्हें राशन मिलता है, जो लोग जीवित हैं उन्हें राशन नहीं मिलता है। हमें 2 साल से राशन नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेकर आप आवेदन दिए हैं? जी हाँ, इसी को लेकर के हम आवेदन दिए हैं। हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। तो अफसर तो आए थे जांच करने के लिए, क्या बोले, क्या आश्वासन दिए? सर आए थे जांच करने के लिए तो बोले थे कि तुम्हारा 2 महीने का राशन है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी कहते हैं कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में भी आया है, जांच कराई जा रही है। आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि किसी परिवार में यदि उसके मुखिया की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उस परिवार को राशन मिलते रहता है। हो सकता है ये मामला ऐसा भी हो। मामला अगर यदि ऐसा संज्ञान में आया है आपकी बात में, तो इसकी सर्वप्रथम तो मैं जांच करवा लूंगा संबंधित एमओ से या फिर एसडीओ साहब से। लेकिन मृतक यदि होंगे, वो मुखिया यदि मृतक होंगे तो उनके परिवार वाले जरूर होंगे। उनके परिवार वाले ई-पॉस मशीन पर जाकर के बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार से वो जरूर राशन उठा रहे हैं। मुर्दों के नाम पर राशन उठाव का ये कोई नया मामला नहीं है। जन वितरण प्रणाली दुकानों में मुर्दों और फर्जी नामों पर राशन उठाव का खेल खूब होता है। शायद इसी को रोकने के लिए
बायोमेट्रिक सिस्टम को लगाया गया। इसके बाद भी यदि राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा हो रहा है तो सरकार को कोई और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मंचलों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। किशोरी देर शाम पूजा समारोह में हिस्सा लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान मोहल्ले के लड़कों ने उसे उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। द्वारा ये शिकायत की गई कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ 22 के देर संध्या कुछ लड़कों द्वारा अनैतिक कार्य किया गया था और इसकी सूचना आज थाने को दी गई। प्रातः तत्काल छापेमारी की गई और 7 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई। औरंगाबाद में निजी चैनल की एंकर जागृति दहेज की बलि चढ़ा दी गई। पति समेत ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जागृति की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला जमहोर थाना क्षेत्र के सुरमा गांव का है। दिल्ली के एक निजी चैनल में बतौर एंकर काम करने वाली जागृति लॉकडाउन से पहले अपने पति के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने अपने ससुराल औरंगाबाद के सुरमा गांव आई थी, मगर लॉकडाउन हो जाने की वजह से वो दिल्ली वापस नहीं लौट पाई। इसके बाद जागृति की हत्या कर दिए जाने की खबर सामने आई। घटना के बाद मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए जमहोर थाना में पति के समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से उसके परिजन परेशान हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सदर एसडीपीओ का कहना है कि उन्होंने मामले में पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं बीजेपी भी इस मसले अकेला रहना चाहती थी। वो 10 दिन पहले हमारे घर आई थी बच्चा के सुई दिलाने के लिए। उसके बाद रात में लोग फंक्शन मनाया रहते, समझ गए। फंक्शन मनाने के बाद, जन्मदिन मनाने के बाद हम लोग को व्हाट्सएप पर सब लोग कॉल किया है, बात किया है। 8 बजे तक बात हुआ इसका अपना माँ से, और माँ से बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पटना एम्स के अधीक्षक सीएम सिंह ने बताया कि उनका जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया है। 2 दिन रखने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज किया जाएगा। रघुवंश बाबू कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन गुरुवार को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रघुवंश प्रसाद सिंह अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोग के अभिभावक आदरणीय रघुवंश बाबू जी कोरोना निगेटिव हो गए और आज स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे उनका पुराना जो पहले पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। इसलिए हम लोगों को खुशी है कि हम माता महावीर मंदिर जगदम्बा जी का पूजा किए थे, भगवान हमको सुन। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।